अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने बाकी के रिमेनिंग रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ 15.11 से लेके 15.13 तक के रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और चैप्टर के लिए है 11th। चलिए पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 15.11, What do you understand by the term mutual induction? म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म से आपका क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? मैंने म्यूचुअल का मतलब आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी बताया था कि इसे बाहमी कहते हैं। जैसे लफ्ज़ है म्यूचुअल कॉपरेशन, यानी कि बाहमी ताउन जो दोनों की रजामंदी से हो। तो डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगी? ये इंडक्शन की वो टाइप है जिसमें दोनों कॉइल्स एग्री होते हैं, यानी कि एक कॉइल अपने करंट को चेंज करता है जिससे उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से उसके करीब पड़ा कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। तो आपने देखा कि कैसे इन दोनों कॉइल्स ने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके दूसरे कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करवाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट कॉइल है जिसमें आप करंट को चेंज कर रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी कॉइल। इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। So the coil connected with the battery is called as the primary coil. So you change the current in a primary coil. Because of the change in current in the primary coil, the magnetic field lines of the primary coil changes. And because of the change in the magnetic field lines of the primary, the magnetic field lines passing through the secondary also changes. जिसकी वजह से सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट में। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें आपके दो कॉइल्स यूज हो रहे हैं, इसी वजह से इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि एक कॉइल में चेंज इन करंट की वजह से दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, दूसरे में करंट इंड्यूस हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इस चैप्टर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? एक्सप्लेन the working of a transformer in connection with the mutual induction. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है? पहले तो बताना है कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़, और फिर साथ ये भी बताना है कि ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन से क्या ताल्लुक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, ये बात समझते हैं। तो चलिए ट्रांसफार्मर की हेडिंग देते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो। तो आप लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल हो, ये ट्रांसफार्मर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर में ज़ाहिर है कुछ वोल्टेज इनपुट में आएंगे और कुछ आउटपुट में जाएंगे, तो लिहाजा इसकी इनपुट भी होनी चाहिए और आउटपुट भी होनी चाहिए। सो इनपुट में जहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं थ्रू कनेक्टिंग इट विद द सप्लाई, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इसीलिए प्राइमरी कॉइल वो कॉइल है जहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं, और डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर लोड लगा हुआ है, जहाँ पर वोल्ट मीटर लेट से या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसे आपने पावर करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो कॉइल सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा, वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉइल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं, यानी देयर इज नो कंडक्शन थ्रू दिस कोर।
So these coils are electrically insulated. My dear students, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन ट्रांसफार्मर्स के अंदर क्या कंडक्शन का फिनोमेना होता है? अगर कंडक्शन नहीं होती तो ईएमएफ या करंट या वोल्टेज प्राइमरी से आकर सेकेंडरी तक कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है ये म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में आपने यही तो पढ़ा था कि दो कॉइल्स जिनके दरमियान में खला है, लेट्स से स्पेस है, दोनों कॉइल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, यानी इन दोनों कॉइल्स में कंडक्शन का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ईएमएफ और करंट जा रहा है। आखिर कैसे? आप एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ के इंड्यूस होने की रीज़न है वो फिर क्या है? वो म्यूचुअल इंडक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर एक बात जो मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि ट्रांसफार्मर इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज को तो कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, बट द पावर जो इनपुट में है और जो आउटपुट में, इट विल रिमेन सेम। हियर यू कैन सी द 1000 वाट इज द पावर दैट इज गिवन इनटू द ट्रांसफार्मर, जो इनपुट में दी जा रही है, और 1000 वाट ही पावर है जो आउटपुट में ऑब्टेन हो रही है। बेशक के ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, but step up transformer is only increasing the voltage level, but the power level is constant. तो dear students, simple हमने वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर को सीखा कि कैसे एक कॉइल, जिसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, आप उस पर इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस साथ वाले सेकेंडरी कॉइल में से पास कर रही हैं ये भी चेंज होंगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा है अप्लाइड ईएमएफ से, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सवाल ये पैदा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों स्टेप अप है? उसकी रीज़न है इसकी टर्न रेशियो। ये स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ में द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़े थे। हमने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अफेक्ट करती हैं, उनमें एक मेजर फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स का था। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्न्स किसे कहते हैं? किसी भी कॉइल के वो बल, वो टर्न जो उस पर रैप की गई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। दीज आर द टर्न्स रैप्ड ऑन दिस कॉइल। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी इस कॉइल पर, जाहिर है उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। अगर स्टेप डाउन होता तो आप देखते हैं कि सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इसी बुनियाद पे हम ये लिख सकते हैं कि NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP, यानी किसी भी साइड ऑफ द कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ यू वांट टू मेक अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, the number of turns in secondary should be greater than the number of turns in primary. If you want to make a step down transformer, step down voltage कम करता है, जिस वजह से उसकी number of turns primary से यकीनन कम होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन ए स्टेप अप की है, ये जो कंडीशन बी मैं नीचे लिख रहा हूँ ये स्टेप डाउन की है। तो दिस इज फॉर स्टेप अप लिख देते हैं एंड दिस इज फॉर स्टेप डाउन। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 15.13। The voltage chosen for the transmission of the electrical power over the large distance is many times greater than the voltage of the domestic supply. State two reasons why electrical power is transmitted at high voltage. My dear students, पहले तो हमें सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस सवाल को समझेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। स्टूडेंट्स, कहा यह जा रहा है कि जब पावर ट्रांसमिशन की जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है, भेजी जाती है, तो किस तरह भेजी जाती है? इज़ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई।
यानी पावर ट्रांसमिट की जाती है बहुत हाई वोल्टेजेस पर, यानी कि इतने हाई वोल्टेजेस पर कि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले इस सवाल को समझने के लिए हम एक छोटा सा इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिकल पोल है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में खंभा कहते हैं। इससे एक वायर आ रही है, दैट वायर इज़ लाइक दिस, और ये अगले एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर जा रही है, और ये अगले इलेक्ट्रिसिटी पोल से ये सारा जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है चलता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है लेट्स से पावर स्टेशन, या लेट्स से ग्रिड स्टेशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इलेक्ट्रिसिटी का। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो पावर सप्लाई की जाती है वो बहुत हाई वोल्टेजेस पर, लेट्स से 11,000 वोल्ट्स पर सप्लाई की जाती है, जिसे 11 kV भी कहते हैं, 11 किलो वोल्ट्स। या बाज़ औक़ात डियर स्टूडेंट्स ये 44,000 वोल्ट्स पर सप्लाई की जाती है, जिसे 44 kV भी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है आखिर क्यों इतने हाई वोल्टेजेस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने का मकसद क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या घरों में भी इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है? नहीं। आप जानते हैं कि जो हाउसेस हैं, जो होम्स हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली इन 220 वोल्ट्स। जो सप्लाई की जा रही है वो 11,000, 44,000, 11,000, 44,000 में सप्लाई की जा रही है, और जो घरों तक पहुंच रही है, जो घरों को रिक्वायर्ड है, वो जस्ट 220 है। तो वाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सप्लाइड बाय द पावर स्टेशंस एट अ वेरी हाई पोटेंशियल, और जो घरों में आ रही है वो सिर्फ बहुत लो पोटेंशियल 220 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? स्टूडेंट्स, इस रीजन को समझने के लिए पहले देखते हैं कि जब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आखिर होता क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए ड्रॉ करते हैं एक ट्रांसफार्मर को। तो दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, लेट्स से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस कोर पे आप जानते हैं कि एक साइड वो है जहां पर आपने एनर्जी को प्रोवाइड करना है, तो दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, और एक कॉइल वो है जहां पर ईएमएफ या एनर्जी ने इंड्यूस होना है, दिस इज योर लेट्स से सेकेंडरी कॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लैरिफाई करने के लिए कि ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है। डियर स्टूडेंट्स, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही क्यों ना हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यू नो दैट वोल्टेजेस को इंक्रीज करता है, तो वोल्टेजेस को तो इंक्रीज कर देगा, बट क्या पावर इंक्रीज होगी? सो द इनपुट पावर Pn is always equals to the output power Pout। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यही बात यहाँ पर लिख के देखें, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू द आउटपुट पावर, तो आप जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, इनपुट में जो वोल्टेज है वो Vp है, प्राइमरी पे अप्लाई कर रहे हैं, और जो इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा वो Ip है, प्राइमरी का करंट। इसी तरह से जो वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस होंगे वो Vs हैं, सेकेंडरी के वोल्टेज, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी में वो Is होगा। तो आप लिख सकते हैं Vp Ip इज द इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर इज Vs Is। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ पावर इज Vi, V टाइम्स I इज इक्वल टू द पावर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको सिर्फ रीअरेंज कर लें, तो आप लिख सकते हैं Vs ओवर Vp इज इक्वल्स टू Ip ओवर Is। डियर स्टूडेंट्स, बाय जस्ट लुकिंग एट दिस इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर S वाली टर्म ऊपर है और यहाँ पर करंट में S वाली टर्म नीचे है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जहाँ पर वोल्टेज तो ज़्यादा होंगे लेकिन करंट रिड्यूस कर जाएगा, इसका करंट वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बात बताई थी कि यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे किसी सूरत नहीं होता, ओम्स लॉ कंडक्शन के लिए ओबे होता है। तो यहाँ पर आपने ओम्स लॉ को कंफ्यूज नहीं करना कि वहाँ पे तो हमने कहा था ना कि वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आपने ओम्स लॉ को कंफ्यूज नहीं करना। ओम्स लॉ इज फॉर कंडक्टर्स, यहाँ पर कंडक्शन नहीं इंडक्शन हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इस केस में आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट के वोल्टेज बढ़ते जाएंगे तो करंट कम होता जाएगा इन ऑर्डर टू मेक द पावर कांस्टेंट।
सो क्योंकि पावर ने कांस्टेंट रहना है, तो डियर स्टूडेंट्स इस बात को यूं भी लिखा जा सकता है क्योंकि पावर कांस्टेंट है तो वी आई मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड आई मस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर आई लिखा जा सकता है। तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस इज द केस कि जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो करंट की वैल्यू रिड्यूस करती चली जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, पावर स्टेशन से आने वाला करंट बहुत हाई वोल्टेजेस पे होता है। सो उसके वोल्टेज तो यकीनन हाई होंगे लेकिन करंट की वैल्यू बहुत लेस होगी। तो व्हाई डू वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट? सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि आप वोल्टेज को स्टेप अप इसलिए करते हैं ताकि करंट रिड्यूस कर जाए। दिस इज द फर्स्ट रीजन। Dear students, what is the second reason? Why do you decrease the current? आप जानते हैं according to the Joule's law, the energy produced in the form of heat is equals to I square RT. My dear students, greater the current passing through the conductor, greater will be the heat produced. तो अगर heat produce हो गई तो heat के चक्कर में सारी energy loss हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो हीट प्रोड्यूस्ड इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, माय डियर स्टूडेंट्स, तो बाय जस्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ करंट you can reduce the amount of heat that is produced in the terms of current. So dear students, अब अगर आप देखें तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप करंट को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे तो करंट के रिड्यूस होने से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी कम होती चली जाएगी, यानी लॉसेज विल बी रिड्यूस्ड बाय अ ह्यूज अमाउंट। सो दिस इज द सेकंड रीजन दैट यू वांट टू रिड्यूस द हीट लॉसेस। आप हीट लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, ये सेकंड रीजन है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये रिव्यू क्वेश्चन बहुत सिंपल था। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ नए रिव्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।